और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। अब संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें उन्हें संसदीय दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पहले से कई चुनावी रिकॉर्ड बन चुके हैं। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें सत्ता से बाहर करने का विपक्ष का ख्वाब इस बार भी अधूरा रह जाएगा। एनडीए के दो दल के नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द से जल्द सरकार बनाने की भी अपील कर दी है, जबकि पीएम मोदी को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया है। सरकार तो बनेगी ही। How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक नया रिकॉर्ड बना लेंगे। पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आजादी के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो तीसरे व्यक्ति होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम था। ऐसे नरेंद्र मोदी के नाम कई संसदीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी हैं। वो बिना विधानसभा का कोई चुनाव पहले लड़े हुए सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। 1960 में गुजरात की स्थापना के बाद से वो एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जिसने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब पौने 13 साल तक लगातार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वहां से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार 3 विधानसभा चुनाव बीजेपी को जिताने का रिकॉर्ड भी बनाया। गुजरात में रिकॉर्ड बनाने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी अगुवाई में बीजेपी और एनडीए ने लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। नेहरू और मनमोहन सिंह के अलावा मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल के 2 टर्म पूरे किए हैं और गैर कांग्रेसी नेता में सिर्फ मोदी के नाम ये रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी ने अपने 44 साल पुराने इतिहास में अपनी 3 बड़ी जीत हासिल की हैं। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुईं। इससे पहले 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने 1996, 1998 और 1999 में सरकार बनाई, लेकिन तब एनडीए के सहयोगियों पर भरोसा करना पड़ा। 2024 की यह जीत बीजेपी के इतिहास के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है और ये कीर्तिमान भी मोदी के सर ही है। इस बार बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में विद्रोह करने वाले शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि उन दोनों गुटों को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। सबसे बुरी हालत तो अजीत पवार गुट की रही, जो पिछले साल शरद पवार की एनसीपी से टूटकर एनडीए के साथ आ गया था और अजीत पवार के खेमे को ही असली एनसीपी माना गया। इतना ही नहीं, एनसीपी का नाम और सालों तक उसकी पहचान रहे घड़ी के निशान को भी शरद पवार गुट की जगह अजीत पवार गुट को दे दिया गया था। जबकि एनसीपी के 2 हिस्सों में बंटने के बाद शरद पवार गुट को तुतारी बजाते हुए आदमी का चुनाव चिन्ह मिला। ऐसे में चुनाव के दौरान शरद पवार गुट के लिए चुनौतियां कई गुना बढ़ गई थी, क्योंकि वो नए नाम और नए निशान के साथ मैदान में उतरा था। ऐसे में शरद गुट के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो लोगों को ये समझाने में हुई कि उसका चुनाव चिन्ह घड़ी नहीं बल्कि तुतारी है और वो उसी पर वोट डालें। लेकिन महाराष्ट्र में जो नतीजे आए उनसे साफ हो गया कि नए नाम और नए निशान के बावजूद लोगों ने शरद पवार के पुराने और भरोसेमंद चेहरे पर जमकर वोट डाला। विपक्षी गठबंधन में शामिल शरद पवार गुट ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि एनडीए की ओर से 4 सीटों पर लड़े अजीत पवार गुट को सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी मिली। एनसीपी में बगावत करने वाले अजीत पवार गुट का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, लेकिन अकेले उसके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एनडीए में उसी के सहयोगी शिवसेना के शिंदे गुट के तमाम दावे भी धरे के धरे रह गए। क्योंकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना से टूटकर बना शिंदे गुट भले ही खुद को असली शिवसेना बता रहा हो, लेकिन लोकसभा के नतीजों ने उसके इस दावे की हवा निकाल दी।
जून 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए थे। एक उद्धव गुट बना तो दूसरा शिंदे गुट। उद्धव गुट कांग्रेस और एनसीपी के साथ विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बना रहा, जबकि शिंदे गुट ने एनडीए का दामन थाम लिया। शिवसेना में टूट के बाद उसका नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान शिंदे गुट को मिला था, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दिया गया और तीर कमान छीनने के बाद उद्धव गुट मशाल के निशान पर चुनावी मैदान में उतरा। लेकिन नए नाम और नए निशान के बाद भी उद्धव गुट ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि शिंदे गुट को 7 सीटें मिली। यानी एनडीए में शामिल बीजेपी के दोनों साथी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट मिलकर 8 सीटें ही जीत पाए। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही शिवसेना ने 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगियों को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही उसकी अपनी सीटें भी घट गईं। माना जा रहा है कि इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। और सूत्रों के बारे से बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और खबर है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल विपक्ष में बैठेगा और अगर भविष्य में ठोस समर्थन मिला तो गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय हुआ है कि उसके नेता संसद के अंदर और बाहर मुद्दों की लड़ाई जारी रखेंगे। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision. वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जनादेश आया है और जनादेश मोदी जी की राजनीति की नहीं, नैतिक हार भी है। People's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. और इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिला है। हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम रही। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है। जो करने वाले लोग हैं तो हमको जब मौका मिलेगा, एप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। ये समझना कि ये सरकार माननीय मोदी जी के बहुमत, उनके आधार, उनके नाम, उनके मैंडेट पे बन रही है, गलत है। वो ये उन लोगों के साथ बन रही है जिनके साथ शादी भी पहले हो चुकी है, डिवोर्स भी पहले हो चुका है, काफी कटुता भी रह चुकी है, और वापस अगर अच्छी शादी होगी तो अच्छी बात है, देश का भला अगर हो तो। और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा तो तेजस्वी यादव ने भी नई सरकार के गठन पर सवाल खड़े किए। पहले अपने तो जुट जाएं एक। ममता बनर्जी अलग थी, कांग्रेस को लात मारी, वो अधीर रंजन को हराई, और वो भी कर रही है एनडीए में, इंडी में है। इंडी मिंडी में कौन है, नहीं है, कौन रहेगा? जब मोदी जी ले लेंगे 1 महीना में देखिएगा, फिर जिस राज्य का विधानसभा आएगा फिर आनंद से रहेगा।
ये लोग निर्लज लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी ख़त्म हो चुके हैं, उनका मैजिक ख़त्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके दो बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। तो काफ़ी दबाव जो है हमको लगता है अगर देने पर पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार के लिए तो इतना करना ही चाहिए।